पूरे वर्ल्ड में अभी भी मतलब मोर देन 25% जो डेथ्स है वो हार्ट डिजीज की वजह से होता है। और इंडिया में बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाँ जी, और इंडिया में ये परसेंटेज वर्ल्ड के पॉपुलेशन से, वर्ल्ड का जो परसेंटेज है उससे भी ज़्यादा है। इंडिया में ज़्यादा होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि डायबिटीज इसका मेन एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का। पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का भी कहीं कनेक्शन है इससे या नहीं? पॉल्यूशन का रोल है, काफ़ी ज़्यादा रोल है। स्मोकिंग है, डस्ट है। हमारे लोगों में जो फैट का इंटेक है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, और फैट इंटेक से मतलब है कि सैचुरेटेड फैट हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो डेफिनेटली कोविड के बाद थोड़ा सा हमारा जो ब्लड का जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है थोड़ा बढ़ा तो जरूर है। हम अपने दर्शकों को क्या सुझाव दें जो जिम में एक्सेस एक्सरसाइज वो नुकसानदायक? एक्सेस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करें। बहुत बार मुझे सुनने को मिलता है चावल बना रहे हैं उसमें भी घी डाल रहे हैं, घी को पी रहे हैं, तो उस तरीके से ना हो। घी मैं एडवाइस करता हूँ कि सप्ताह में 1 या 2 दिन आप घी ले सकते हैं, सो दैट कि बॉडी के रिक्वायरमेंट में पूरा हो, एक्सेस भी आपको ना जाए। रिफाइंड जो चावल है, रिफाइंड मैदा है, उन सब चीज़ों का सेवन उससे हमें बचना चाहिए। आपको हृदय रोग है या नहीं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कब मुलाकात कर लेनी चाहिए, कौन सा जो सही समय है, कब चले जाना चाहिए? डॉक्टर अभय कुमार, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो पूछते होंगे कि विस्की लेनी चाहिए या नहीं, पैग लेना चाहिए। सबसे पहले हमें सिम्टम को पहचानना ज़रूरी है। जो सिम्टम हमने बताए कि छाती में अगर अचानक से भारीपन हो रहा है या अचानक से जलन हो रहा है, तो आप इसको गैस के रूप में मत लीजिए कि हाँ ये गैस है और इसको इग्नोर ना कीजिए। अगर हमारे पास एस्पिरिन की गोली है घर में, अगर दर्द के लिए ज़्यादातर लोग एस्पिरिन रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो रख लेना चाहिए। डिस्प्रिन की गोली, एक गोली हम लोग इमीडिएटली क्रश करके दे ले सकते। हार्ट अटैक के केस में या हार्ट के केस में अगर आप बेहोश हो रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक स्थिति। मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि जबरदस्ती स्टंट डाल दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आरोप आते हैं डॉक्टरों पर। कभी भी हार्ट अटैक में बाईपास सर्जरी इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, इवन इन द बेस्ट हॉस्पिटल। स्ट्रेस, मेरा मानना है कि एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में तनाव मुक्त रहें तो फिर फायदे में रहेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय कुमार, रेवाड़ी के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ। रेवाड़ी क्या कहें, पूरे दक्षिण हरियाणा में इनकी पहचान है। मार्स हॉस्पिटल के सीईओ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 29 सितंबर है, विश्व हृदय दिवस है। हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग सावधान रहे, उनको मदद मिले। पहली बात यही जानना चाहेंगे कि जो हृदय रोग है, पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसा सुनने में आ रहा है कि हृदय रोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति है हृदय रोग की भारत में, हरियाणा में और अपने दक्षिण हरियाणा में? आपके पास सब तरह के केस आ जाते हैं। जी। सबसे पहले तो एनजेपी हरियाणा न्यूज़ चैनल को देखने वाले सबको सादर प्रणाम। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं विश्व हृदय दिवस पे। किसी भी दिवस को मनाने का कारण होता है कि हम उस दिवस को इम्पोर्टेंस दें, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस दे, सो दैट कि अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। विश्व हृदय दिवस की शुरुआत से पहले हम चलते हैं, उसके बाद हम लोग हार्ट क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी उस पे हम लोग चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसकी शुरुआत 2000 में शुरू की गई थी। वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन और WHO दोनों ने मिल करके उस समय इसको स्टार्ट किया था। इनिशियल फेज में 24 सितंबर को मनाया जाता था, एवरी ईयर 24 सितंबर को। 2011 से इसको फिर 29 सितंबर को मनाया जाए, फिक्स कर दिया गया है। उसका मेन पर्पस था वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का, क्योंकि जो हमारा एनुअल डेथ है, वर्ल्ड का एनुअल डेथ है, वो सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डेथ की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है। तो डेफिनेटली जब सबसे ज़्यादा डेथ है तो उस पर सरकार को और पब्लिक को फोकस भी ज़्यादा, WHO का भी ध्यान गया जिससे कि हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकें।
और सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम किसी बीमारी को अर्ली स्टेज में प्रिवेंट कर सकें तो डेफिनेटली उसका आगे का प्रिवलेंस, इंसिडेंस कम होगा, सरकार के रिसोर्सेस उस पे कम होंगे, लोगों का अपनी जो आमदनी का खर्चा है वो ट्रीटमेंट पे, हार्ट पे अपना कम होगा और लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और उनका जीवन जो स्पैन है, लाइफ का लाइफ स्पैन है वो लंबा रहेगा जी। सो जो हृदय, अब हार्ट डिजीज के बारे में आते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अभी भी मतलब मोर देन 25% जो डेथ्स है वो हार्ट डिजीज की वजह से होता है और इंडिया में बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाँ जी, और इंडिया में ये परसेंटेज वर्ल्ड के पॉपुलेशन से, वर्ल्ड का जो परसेंटेज है उससे भी ज़्यादा है, बड़ा खतरा है भारत। हाँ जी। इंडिया का 28%, 29% है एनुअल, जो ओवरऑल ऑल डेथ को अगर हम देखें 100% में डिवाइड करें, कैलकुलेट करें तो मोर देन 28% इंडिया में हमारा जो सारे डेथ का अगर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो 28% है। तो इसीलिए विश्व हृदय मनाने का प्रयास रहा है और चल रहा है सो दैट कि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सके। आपने समस्या तो बहुत व्यापक विस्तार से बताई है कि ये स्थिति है, विश्व की तुलना में भारत में ज़्यादा चिंता की स्थिति है, हृदय रोग बढ़ रहे हैं। हम कारण जानना चाहेंगे, इसके पीछे कारण क्या है, हमारे देश में हृदय रोग बढ़ने की वजह क्या है? इसके बहुत सारे हैं। एक तो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है जो हम सब जानते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना है, जेनेटिक फैक्टर है, और ये सब तो मुख्य कारण है। इंडिया में ज़्यादा होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि डायबिटीज़ इसका मेन एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट डिजीज का, और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड का। तो डेफिनेटली जो डायबिटिक कैपिटल होगा उसमें हार्ट की समस्या भी ज़्यादा होगा जी। तो इस कारण से इंडिया में ज़्यादा है। और हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें यंगर एज पॉपुलेशन में ये ज़्यादा हो रहा है। यंगर एज पॉपुलेशन मीन्स 40 to 55 के बीच के जो पॉपुलेशन है हमारा जी। उसको यंग ही माने, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क हाँ उसमें ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक डॉक्टर अभय कुमार, जैसे आप बता रहे हैं भारत में जो चिंताजनक तस्वीर आप पेश कर रहे हैं, भारत में योग सबसे ज़्यादा बताते हैं, योग की क्लासेस सबसे ज़्यादा लगती है, योग गुरु जगह जगह आपको भी नज़र आएंगे। इसके बावजूद जो है बढ़ने की जो बढ़ोतरी के जो आप कारण बता रहे हैं उनमें एक कारण शायद आपने ही पिछली बार मुझे बताया था कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन का भी कहीं कनेक्शन है इससे या नहीं? पॉल्यूशन का रोल है, काफ़ी ज़्यादा रोल है। स्मोकिंग है, डस्ट है, क्योंकि आप बहुत बार देखते होंगे कि पॉल्यूशन की वजह से नंबर ऑफ डेथ्स कितने बढ़ रहे हैं एवरी ईयर। जो डेथ रेट्स है पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें जी। क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉल्यूशन है वो कहाँ जाता है, हम इनहेल करते हैं, फेफड़े में जाता है, और वो हमारा उसमें जो वैस्कुलर सिस्टम है उसको भी वो अफेक्ट करता है। बहुत सारे उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, केमिकल चेंजेज आते हैं बॉडी में, जो अनवांटेड कार्बन्स हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, जो कि हार्ट तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और डेथ का एक कारण वो भी बनते जा रहा है। हमारे लोगों में जो फैट का इंटेक है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, और फैट इंटेक से मतलब है कि सैचुरेटेड फैट हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। डेयरी तो हमारे यहाँ तो कहावत है, देशा में देश हरियाणा जीत दूध दही का खाना, तो आप तो इसका एक तरह से जो खंडन कर रहे हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहावत तो यही रही है। हाँ वो तो है यहाँ हरियाणा में, इसीलिए आप देखते हैं कि हरियाणा में लोगों का हार्ट डिजीज भी काफ़ी ज़्यादा है। दो यहाँ पे बहुत कॉमन है सर, एक तो स्मोकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लोग हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, बीड़ी और हुक्का, ये दोनों तो बस हुक्का के बारे में पूछे तो लोगों का यही रहता है कि सब अब घर में आ गए हैं कोई तो उनका स्वागत कैसे करें, तो स्वागत के लिए हुक्का चाहिए। तो लेकिन एक धारणा ये बनी हुई है कि हुक्के में जो पानी में से फिल्टर होकर के धुआं आता है, ये सब बकवासबाजी है। सब बकवास है सर। टोबैको इन एनी फॉर्म इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस है सर, और उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, चाहे हम उसको स्मोक करें, इनहेल करें, च्यू करें, जो करें, नुकसान वो हमारे तंबाकू से बचना है, बिल्कुल बचना है। और सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, लंग के लिए, माउथ कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के लिए, सबके लिए।
तो ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें देखना अपने बॉडी को एज ए होल है, सिर्फ हार्ट ही एक नहीं है। हार्ट तो है ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके साथ उनको भी देखना है। दूसरा, कोविड के बाद भी आप देख रहे हैं जी, उसका भी कुछ इम्पैक्ट थोड़ा पड़ा है लोगों में, क्योंकि जिस ये जो अचानक कोविड का आपने जिक्र किया, अचानक डेथ, डांस करते करते, एक्सरसाइज करते करते बहुत केसेस आए हैं अभी इस दौरान, उसके पीछे क्या वजह है? क्या कोविड के दौरान कोई थक्के जमे या कोई क्लोट वगैरह? आप ज़्यादा अच्छे से बताएं हमारे दर्शकों को। कोविड के दौरान भी जो सर मैंने देखा था, उस समय भी लोग हार्ट अटैक से तो आते ही थे। कुछ एक केसेस में उस समय का जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। इवन ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी जब हम करते थे तो कुछ एक केसेस में मतलब अनएक्सप्लेन्ड क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रही थी उस समय। तो उस समय जो हम टेस्ट भी करते थे तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रेज्ड मिलते थे, बढ़े हुए मिलते थे, और वो कंटिन्यू किया बहुत दिनों तक, मंथ्स एंड ईयर्स तक वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो डेफिनेटली कोविड के बाद थोड़ा सा हमारा जो ब्लड का जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है थोड़ा बढ़ा तो ज़रूर है। तो समय के साथ इसमें कमी आ गई होगी? आई थिंक हाँ, धीरे धीरे कमी आ रही है, मे बी कि आई थिंक नॉर्मल स्टेज की तरफ ईयर्स में धीरे धीरे ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। जो इनिशियल फेज में था वो ग्रेजुअली कम हो रहा है और होगा उसमें से। यंग एज में बहुत सारे जो डेथ्स हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है वही एक तो एक्सरसाइज जो यंग पॉपुलेशन में आजकल जिम और सडन जो एक्सट्रेनुअस एक्सरसाइजेज जो लोग कर रहे हैं वो एक रोल हो सकता है कि सडनली अंदर में अगर छोटी मोटी प्लाक्स, मतलब अंदर में जो हार्ट की नसों में डिजीज है वो सडनली अगर रप्चर करे, ब्लड का क्लॉट वहाँ पे आए, और जब भी हार्ट के अंदर में नसों में अगर क्लॉट आता है तो सडनली हार्ट को अगर ब्लड कम मिलना शुरू करे उसमें, तो इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी वहाँ पे पैदा होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से सडनली हार्ट रुकता है, जिसको मेडिकल टर्म में ऐसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। तो उसमें हार्ट सडनली वर्क करना स्टॉप हो जाता, कर देता। हम अपने दर्शकों को क्या सुझाव दें जो जिम में एक्सेस एक्सरसाइज वो नुकसानदायक है? एक्सेस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, मॉडरेट एक्सरसाइज करें, कंट्रोल्ड एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना अच्छी चीज़ है अपने सेहत के लिए। वॉक करें, जिम में भी कर रहे हैं तो वॉक करें, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग इस लेवल का ना करें। और जिस समय करें प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अगर डिहाइड्रेशन उस समय होता है तो हमारे ब्लड का जो विस्कोसिटी या बोले उसका गाढ़ापन ज़्यादा वो बढ़ जाता है वहाँ पे। तो वो नहीं होना चाहिए। ड्रिंक पानी पीते रहें, पानी थोड़ा थोड़ा अपना पीते रहें, सो दैट कि हमारी बॉडी की जो पानी की जो मेंटेन करने की क्षमता है उस समय ठीक रहे, बॉडी का डिहाइड्रेशन ना हो, ब्लड का विस्कोसिटी ना बढ़े, गाढ़ापन ना बढ़े उसमें। तो आप जैसे युवा अवस्था की बात कर रहे थे, तो जो युवा अवस्था में 20 से 30 की हम बात करें, जो 20 से 30 का यूथ है उसमें हृदय रोग बढ़ रहे हैं, उसमें भी जो आ रहे हैं आपके पास? नहीं, 20 से 30 में आ तो रहे हैं, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, बट 20 से 30 में रिलेटिवली कम है सर। 30+, 35 to 50-55 वाले वो ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा है। 20 से 30 में भी नहीं है, ऐसा नहीं है बट काफ़ी कम है। एक धारणा आपकी बातों से भी आई है निकल करके, घी और दूध। पहले ये था कि एक्सरसाइज करते हैं, किसान खेत में हल चलाता है, वो दूध घी खाते हैं। घी, देसी घी के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? जो हृदय रोगी है उन्हें देसी घी खा लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आप सही सुझाव दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए सर, मेरा अपना मानना है कि अगर आप मैनुअल वर्कर हैं, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको कैलोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी जो डे टू डे लाइफ में अगर हमारी वर्किंग जो फिजिकल एक्टिविटी है जिसको हम बोले, वो अगर कम है तो हमारा कैलोरी इंटेक भी कम होना चाहिए। अब अगर हम कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं कि हमें हमारा जो डेली जितना हम काम कर रहे हैं, जितने हमारे शरीर को कैलोरी की ज़रूरत है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है। तो अपने जो कैलोरी का इंटेक है उसमें रफली 30% के आसपास हमारा फैट का इंटेक होना चाहिए हमारी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। डेफिनेटली जो मैनुअल वर्कर ज़्यादा हैं, जो खेत में काम करते हैं ज़्यादा, या गांव में जो लोग किसान, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, तो वो हमसे ज़्यादा फैट इंटेक ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो देसी घी है उसमें
जी जी तो घी का भी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, जैसे 3 पार्ट में भी उस घी कोलेस्ट्रॉल को ये फैट को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हो गया सैचुरेटेड फैट, एक अनसैचुरेटेड फैट है। जी उसमें जी 2 पार्ट में पॉली एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट में उसको डिवाइड करते हैं। तो तीनों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो घी ले सकते हैं बट उसको मॉडरेट क्वांटिटी में ले, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं ले। जैसे बहुत बार मुझे सुनने को मिलता है चावल बना रहे हैं उसमें भी घी डाल रहे हैं, घी को पी रहे हैं। तो उस तरीके से ना हो, उसको यूज करें एज अ ऑयल यूज कर रहे हैं या रोटी के साथ यूज कर रहे हैं। रोटी चुपड़ ली जो ऐसे जो क्वांटिटी को मतलब एक्सेस ना रखें। यहाँ तो चूरमा जो है वो चलता है घरों में जो है बहुत सारा जो है, तो वो इम्पोर्टेंट है सर। उतना ले जितना कि आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, जितना आप वो हमारे यहाँ देसी भाषा में आप मूल रूप यहाँ का एक शब्द है बहुत पॉपुलर, गलचक, तो बोलते हैं गलचक करो जो आने दो, जो घी जो है लगातार डालने दो, वो गड़बड़ है, वो harmful नुकसान है। उससे बचना। एक्सेस तो सर फिर तो प्रोपोर्शन ही गलत हो जाएगा सर। आप उसको ले तो रहे हैं, उतना आप यूज नहीं कर रहे, डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी में जमा होगा, और जमा होगा तो अलग अलग जगह है जहाँ पे जा करके जमा करेगा। जो जिन लोगों को स्टेंट डल चुके हैं या बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उनके लिए हम क्या सुझाव देंगे? जो दूध लेते हैं वो मलाई हटाकर लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? उनकी डाइट के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे तो काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा जो है। जी, मैं हमेशा सलाह यही देता हूँ सर कि जब भी लोग आते हैं पूछते हैं कि भाई क्या खाऊं, कैसे खाऊं, मैं उनको सलाह देता हूं कि आपके घर का सबका अपना फूड हैबिट अलग अलग है, आप अलग अलग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो आप अपने डाइट में इस तरीके से रखें जिससे कि सब अपने जो डेली रूटीन की चीज़ों के अनुसार आप उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट लें। और दूध का जहाँ तक सवाल है तो लोगों का कॉमन रहता है घी, दूध और दही। जी जी तो दूध और दही दोनों इस्तेमाल करें। सिर्फ ये करें कि उसका जो फैट वाला पोर्शन है, सपोज दूध है तो उसको गर्म करते हैं, थोड़ा ठंडा करने के बाद ऊपर में जो मक्खन वाला पार्ट है ऊपर चला जाता है, उसको आप हटा दीजिए, उसके नीचे वाला पार्ट को आप ले सकते हैं। तो उसमें मक्खन का पार्ट भी थोड़ा आ जाएगा। कहेंगे ये तो पावर ही छीन लीजिए। और दही में भी सेम आप कर सकते हैं, ऊपर का जो पार्ट है उसको हटा करके आप ले सकते हैं। घी में एडवाइस करता हूँ कि सप्ताह में 1 या 2 दिन आप घी ले सकते हैं, सो दैट कि बॉडी के रिक्वायरमेंट में पूरा हो, एक्सेस भी आपको ना जाए। दूसरे जो खाने पीने का है उसमें फ्रूट्स का आप जो सारे जो सीजनल फ्रूट्स हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। जितने तरीके की सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जी है उसको आप आराम से सेवन की। मौसमी फल और सब्जियों को वरीयता देनी चाहिए। जी, जितना वो अपना क्वांटिटी में लेंगे उतना अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफाइंड जो चावल है, रिफाइंड मैदा है, उन सब चीज़ों का सेवन से हमें बचना चाहिए। जो भी यूज करें वो होल ग्रेन होना चाहिए कि उसमें उसका फाइबर भी मिला हो। हाँ, मतलब पूरा साबुत गेहूं हो तो उसको ज्यादा छान करके बाहरी परत अलग करने की जरूरत नहीं है। उसको पिसाइए, उसको छान, चना भी बाहरी छिलके सहित उसको भी ले। अच्छा, वो ज्यादा अच्छा लगता है सर। अच्छा, हाँ, नहीं ठीक है, पर मैं जो आप बताएंगे तो काफी लोग उससे फाइबर भी हमारे बॉडी को मिलता है, उसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और आपने डॉक्टर साहब समस्या भी बताई, कारण भी बताए। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे लक्षण क्या है, एक मेरा हृदय सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, किस उम्र में रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, आपको हृदय रोग है या नहीं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कब मुलाकात कर लेनी चाहिए, कौन सा जो है सही समय है, कब चले जाना चाहिए? पहले सिम्टम पे आते हैं कि कब हमें क्या सिम्टम हो तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके छाती में इस तरीके का जकड़न या भारीपन या दबाव या जलन अचानक से फील करने लगे हो आप, जो पहले आपने कभी महसूस नहीं किया। जी। छोटी मोटी पेन कभी यहाँ अलग अलग जगह पे पिन पॉइंटेड या लोकलाइज्ड पेन जिसको कहते हैं, जिसको कि आप उंगलियों से, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ पे दर्द हो रहा है तो आप उंगलियों से उसको बता सके कि नहीं यहाँ पे हो रहा है। तो उस तरीके का पेन जनरली नहीं होता, क्योंकि हार्ट का पेन जनरली मतलब पूरे छाती में या कहीं पे ऐसे इस तरीके से भारीपन जो है वगैरह, भारीपन हो लगेगा कि कुछ प्रेशर रख दिया है इस पे,
कुछ अचानक से लगा कि गैस जैसी स्थिति आ गई हो जो पहले कभी हुआ नहीं आपको, वो चीज़ आपके छाती के सामने में भी हो सकता है, यहाँ गले में भी हो सकता है, अचानक से जबड़े में भी आप फील कर सकते हैं, या हाथ में अगर आप फील करने लगे, या उसके साथ में उस अनईजीनेस के साथ में घबराहट, अचानक से पसीने आने लगे, आप ठीक ठाक वातावरण में हैं, ठीक ठाक जगह पे बैठे हुए और अचानक से आपको स्वेटिंग घबराहट होने लगी, तो हर चीज़ हो रहा है तो शरीर में कुछ ना कुछ तो कारण है, एबनॉर्मल है, कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो उस समय आपको जरूर अपने डॉक्टर के पास जाना कंसल्ट करना चाहिए। ये तो जब बैठे बैठे या रेस्टिंग कंडीशन में है तब की बात हुई। बहुत बार लोगों को होता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं कि चलते समय अगर आप तेज़ी से चल रहे हैं, या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या तेज़ी से वॉक कर रहे हैं, उसमें छाती में सिमिलर टाइप ऑफ पेन या भारीपन आप कहें तो उसमें सेंटर में पेन अगर आपको फील होने लगे ज़्यादा, या चलते समय जलन होने लगे और सेम ऊपर में गले में या जॉ में जा रहा है, लोअर जॉ में जा रहा है, और जैसे ही आप रुकते हैं तो वो ठीक हो जा रहा है, 2-4 मिनट 5 मिनट के अंदर में ठीक हो रहा है, तो उसमें भी वो एंजाइना पेन उसको कहते हैं। चिंता करनी चाहिए, वो हाँ, चिंता करनी चाहिए और डॉक्टर से मिलना के चाहिए। लिए मिल करके अपना जो भी ईसीजी है, इको है, स्ट्रेस टेस्ट टीएमटी वगैरह है, या डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी कि कितना ज़्यादा कितने चलने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके अनुसार फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। दूसरा सवाल जो कि किस एज से हमें शुरू करना चाहिए। जी। आजकल तो फैशन है सर कि जो लोग भी डॉक्टर के पास आते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं अपना पूरा हेल्थ चेकअप करके करा के आते हैं, तो उन लोगों का एक सिर्फ ये रहता है, उनको शायद ये लगता है कि सारा कुछ करा लिया तो अब मेरा सारा अगर नॉर्मल है तो सारा मतलब हमें कुछ हार्ट का और ये सब का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ब्लड टेस्ट हमेशा, या ब्लड टेस्ट के थ्रू हम हार्ट के ऑर्गन मतलब हार्ट के जो प्रॉब्लम है अंदर में उसको पता नहीं कर सकते। उसमें जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन की बात है उसकी कर रहा हूँ। उसमें हम देखते क्या है, ब्लड प्रेशर, ये शुगर देख लेते हैं, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली उससे आइडिया लग जाता है कि इस पर्सन को है या नहीं है। तो वो तो हमें आज के जो अभी का जो परिस्थिति चल रहा है, जो यंगर एज में शुरू हो गया है, तो हमें लगता है 25-30 के एज के बाद में अगर 25 या 30 पे अगर आपका सारा टेस्ट ठीक है तो 2-3 साल में एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जैसे जैसे ये एज बढ़ते जाता है हमारा 35-40 पे, फिर जो टेस्ट का फ्रीक्वेंसी है वो हमें कम इंटरवल पे कराना चाहिए। कम उम्र में इंटरवल ज़्यादा हो, सपोज अगर 20-25 पे करा रहे हैं तो 2-3 साल 5 साल पे एक बार करा लिया, ब्लड टेस्ट एक बार रूटीन करा लिया, फिर अगर कोई सिम्टम बीच में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही अगर 35 साल से ऊपर या 40 साल के आसपास हैं तो फिर एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर्स पे अगर आप रूटीन टेस्ट करा लेते हैं और साथ में अपने सिम्टम का ख्याल रखते हैं, बाकी चीज़ों से अगर आप प्रिवेंट करके रखते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह, अपना 2-3 चीज़ों का भी अगर ख्याल रखते हैं तो ज़्यादा चांस है कि हार्ट की समस्या शायद आपको ना हो। डॉक्टर अभय कुमार, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो पूछते होंगे कि विस्की लेनी चाहिए या नहीं, पैग लेना चाहिए। अरे सर बहुत आते हैं। तो इस बारे में सही सुझाव क्या है? क्या जो जिनको सर्जरी हो रही है, बाईपास हो रही है, या कोई भी हृदय रोगी है, उसके लिए कई कह देते हैं, तर्क देते हैं कि जो आराम करेगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, आप सही तस्वीर क्या है वो क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारे आते हैं सर इसमें, और जिनको एंजियोप्लास्टी के बाद या सर्जरी के बाद गांव वाले उनके फ्रेंड हैं, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब हमें सलाह देते हैं कि रात को एक ले लिया कर। मैं पूछता हूँ आप पहले से लेते हो? तो बोलते हैं नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हो आप कि भाई ले लूँ या ना ले लूँ? तो बोलते कि नहीं, उनका कहना है कि ब्लड पतला करता है। तो मैं ब्लड पतला करने के लिए, पतला करती है? नहीं, कोई पतला नहीं करती, लोगों का बहाना ढूंढते हैं। ब्लड पतला करने से इन लोगों का सेंस, जो मैं फैक्ट है वो बताता हूँ, लोग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल करा करके उसमें अगर बढ़ा होता है तो उसको लोग समझते हैं कि मेरा ब्लड गाढ़ा हो गया, और ठीक रहता है तो उसको नॉर्मल पतला समझते हैं। ये है मतलब लोगों का जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है ये है, और इसको मैं अल्कोहल से कोरिलेट करता हूँ। अल्कोहल टू अ सर्टेन मॉडरेट अमाउंट में अगर देखें तो उसमें कुछ एक जो स्टडीज है उसमें है कि वो HDL कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसको स्लाइटली वो रेज करता है,
अच्छा अच्छा। इसी को लोगों ने इस फॉर्म में डाल दिया कि ये ब्लड को पतला करता है। तो मतलब वैसे कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है ऐसा उसका, कुछ डायरेक्ट, पर लेना चाहे तो कोई रूटीन में जो ले रहा है, हाँ, तो वो 30-50 ml 60 ml तक वो अपना ले 30-50, सकता है 60 अगर ले रहा है तो। नहीं ले रहे हैं तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये 30 ml मतलब शराब से हृदय रोगी को कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है नहीं, उसके बिल्कुल नहीं सर। नहीं तो कोई छोटी सी शुरुआत करके कभी आदत बन जाए, कभी एडिक्शन बन जाए, पता नहीं। लिए। इसलिए आपके आपके पास जो है कई तरह के रोगी आते हैं, जब जो हम आपसे वो जानना चाहते हैं जो सबसे कीमती समय होता है। मान लीजिए कहीं पर भी हार्ट अटैक किसी को हुआ, हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपातकाल का जो मैनेजमेंट है, जो संकट काल का जो प्रबंधन है, वो कैसे किया जाए। इमरजेंसी मैनेजमेंट, डॉक्टर के पास पहुंचने तक कितने मिनट कीमती होते हैं, कैसे हम किसी की जान बचा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कोई लक्षण, पेशेंट्स गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उसकी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल जो है आम लोगों को आप बताइए, जिससे कि जो उनको इसमें हॉस्पिटल तक पहुंचाने में एक तरह से प्राथमिक चिकित्सा का काम करे, फर्स्ट एड का काम करे, वो थोड़ा सा आप बताइए। सबसे पहले हमें सिम्टम को पहचानना जरूरी है। जो सिम्टम हमने बताए कि छाती में अगर अचानक से भारीपन हो रहा है या अचानक से जलन हो रहा है, तो आप इसको गैस के रूप में मत लीजिए कि हाँ ये गैस है और इसको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो फिर जान का खतरा हमारा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला तो ये है कि अपने सिम्टम को पहचान करके इमीडिएट अटेंशन के लिए तैयार हों। दूसरा चीज़ है कि क्योंकि ये हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट अटैक में एवरी मिनट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हार्ट अटैक में नस बंद हो रहा है। नस बंद हो रहा है मीन्स जिस एरिया को, हार्ट के जिस पोर्शन को उसने ब्लड देना है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचने, ब्लड से ही ऑक्सीजन जाएगी, हाँ, तो वो नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे डैमेज होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी डॉक्टर या जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है उसके पास पहुँचे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक हम सिम्टम हो रहा है, हम घर पे हैं या बाहर हैं, जहाँ पे भी हैं, उससे और हॉस्पिटल के पहुँचने में डेफिनेटली कुछ समय लगेगा। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास एस्पिरिन की गोली है घर में, अगर दर्द के लिए ज़्यादातर लोग एस्पिरिन रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो रख लेना चाहिए। डिस्प्रिन की गोली, एक गोली हम लोग इमीडिएटली क्रश करके ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो एक ब्लड थिनर के रूप में भी काम करेगा और एज अ एनाल्जेसिक भी काम करेगा, दर्द निवारक दवा के रूप में भी काम करेगा। वो हमें इमीडिएटली ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हो सकता है कि हमें कुछ एक केसेस में जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचे कुछ राहत मिल जाए, रिलीफ भी दे देगा, और हो सकता है जो ब्लड थिनर है तो कुछ थोड़ी बहुत ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर दे। और इसका एक डेफिनेट फ़ायदा, एडवांटेज है, 25% 30% केसेस में मोर्टालिटी बेनिफिट देखा गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें लगता है कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले हमें किसी को अगर बेहोशी आती है तो वो एक बहुत बड़ा वार्निंग सिम्टम है, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में या हार्ट के केस में अगर आप बेहोश हो रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दैट मीन्स दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी होती है उसमें, या तो धड़कन आपकी बहुत स्लो हो गया उस समय, जी, या इतना फास्ट हो गया कि दोनों ही स्थिति में हार्ट प्रॉपर ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंचा पा रहा है। तो उस स्थिति में अगर जो भी एकम्पनिंग पर्सन है वहाँ पे, जी, तो उनमें CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उनको देने आना चाहिए। तो सिंपल सा अगर कुछ नहीं भी आता है तो अगर कोई आदमी सडनली छाती में दर्द किसी को हुआ, कंप्लेन हुआ, घर पे है या ड्यूरिंग ट्रांजिट टाइम, अगर आप हॉस्पिटल के ट्रांजिट टाइम में हैं और आदमी सडनली बेहोश हो गया, तो बेहतर यह है कि पेशेंट को फ्लैट लिटा करके और चेस्ट को कंप्रेस करें, जी, बार बार उसको कंप्रेस करें। आइडियली तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी है, लेकिन अगर हम चेस्ट कंप्रेशन भी करते हैं तो रेस्पिरेशन का काफ़ी पार्ट हम लोग उसके थ्रू अचीव कर पाते हैं। बट उसके लिए पेशेंट को फ्लैट पोजीशन पे लिटाना ज़रूरी होता है, सो दैट कि आप प्रॉपरली चेस्ट को कंप्रेस कर सकें। चेस्ट कंप्रेस करने में ज़रूर रिब्स टूटेंगे वहाँ पे, क्योंकि बिना रिब्स टूटे हुए आप हार्ट को प्रेस, अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से करना, हाँ, 2.5 से 3
2.5 इंच के आसपास वो इतना होना चाहिए इफेक्टिव कंप्रेस करने के लिए कि 2.5 से 3 इंच के आसपास आप नीचे इसको दबा सके छाती को, क्योंकि हार्ट रिब केज के अंदर है। जब तक वो प्रेशर नहीं जाएगा, रिब्स केज नहीं टूटेगा, तब तक आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, और प्रेस करेंगे तभी वो हार्ट को आप स्क्वीज कर पाएंगे, क्योंकि पर्पस हमारा सीपीआर का क्या है, हार्ट के ऊपर में हम इतना दबाव दें कि वहाँ से हम ब्लड को स्क्वीज करें, जिससे कि ब्लड ब्रेन तक और पूरे बॉडी में पहुंच जाए। हाँ, तो जब हम छोड़ते हैं तो बॉडी फिर से ब्लड फिल करता है, दबाते हैं तो फिर बॉडी इजेक्ट करता है, जैसे नॉर्मल पंप करता है ऐसे। अब डॉक्टर अभय कुमार, हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपके पास क्या सभी जो हृदय रोग संस्थान है, जितने भी हार्ट हॉस्पिटल्स हैं, जब एंजियोग्राफी की स्थिति आती है उसके बाद 2 रास्ते होते हैं। किसी के सामने दुविधा रहती है कि बाईपास सर्जरी करवाई जाए, कोई सोचता है कि स्टंट डलवाया जाए। उस समय आप 2 रास्ते जब सुझाते हैं तो पेशेंट के पास तो बड़ी मुश्किल होती है कि कौन सा रास्ता चुने। तो बाईपास और स्टंट जो डलवाना होता है, उनमें से क्या बेटर रहता है, किस तरह उसका जो चयन करना चाहिए, या ये हॉस्पिटल के अंदर की बात है, वहाँ जाकर के डॉक्टर डिसाइड करता है, क्या सही तस्वीर क्या है? बहुत सारी ये भी बातें आती है, मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि ज़बरदस्ती स्टंट डाल दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आरोप आते हैं डॉक्टरों पर। जी बिल्कुल आते हैं। और देखिए सर, 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं है, सब इंसान हैं। और दूसरा है कि जब भी हार्ट अटैक है तो मैंने जैसे बताया, हार्ट अटैक में हार्ट की नस 100% जब बंद होता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक अगर किसी की जो नस है, अगर किसी का एक आर्टरी में ब्लॉकेज है, बाकी सब में भी ब्लॉकेज है, तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो क्या है, हार्ट की नस खुलना चाहिए। जिस एरिया में ब्लड नहीं जा रहा है वहाँ पे ब्लड पहुँचना चाहिए, तत्काल उसकी ज़रूरत है। कभी भी हार्ट अटैक में बाईपास सर्जरी इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, इवन इन द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द, वो तो कहीं भी नहीं है जो, क्योंकि जितना देर हो रहा है, कितने भी कर लें आप, तो 3-4 घंटे 2-4 घंटे तो लगने उतना टाइम नहीं, उतने में डैमेज हो जाएगा। हाँ, उतने में वो डैमेज होगा। तो ड्यूरिंग हार्ट अटैक इफ इट इज पॉसिबल, बेस्ट ट्रीटमेंट इज एंजियोप्लास्टी, उसमें कहीं पे कोई दो मत नहीं है। हाँ, फिर हमें दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि नहीं, हमने एंजियोग्राफी की, तीनों की तीनों नसों में या 2 में या ऐसे जगह पे ब्लॉकेज है जिसमें हमारे लिए दोनों ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन हमारे लिए तब होता है जब हम ये भी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, उसमें से जो बेहतर है उसमें हमें सेलेक्ट करना होता है। वो सिचुएशन तब होता है जब नसें जो है हमारी फ्लोइंग है, ब्लड पहुंच रहा है वहाँ पे। पेशेंट हार्ट अटैक वाले रिस्क पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम 4 घंटे या 1 दिन अगर ना भी हो तो उसका डैमेज हो जाएगा। तो वो उस स्थिति में उस स्थिति में हम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अभय, आपने जो कारण बताए हार्ट अटैक के, उनमें से शुगर एक कारण बताया, उससे भी हार्ट पर असर है। दूसरा जो बीपी बताया, जो तो बीपी का भी एक कारण होगा। रक्तचाप, जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी बढ़ रही है हमारे देश में, विशेष रूप से यहाँ पर भी जो है, तो उसके पीछे क्या वजह है? हाई बीपी क्यों हो रहे हैं जो पेशेंट्स? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो एक क्लासिफाई करूं तो उसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन इसलिए बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जो हाई ब्लड प्रेशर जिसमें कि कोई कारण नहीं पता होता। जी। ओनली 5 to 10% केसेस हैं जिसमें कि ब्लड प्रेशर का कारण हमें पता होता है, और वो 5 to 10% जो केसेस है उसमें किडनी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है कि किडनी किसी का अगर डैमेज है या ख़राब हो रहा है तो उसमें ये होता है। दूसरा, अभी स्ट्रेस, मेरा मानना है कि एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में तनाव मुक्त रहें तो फिर फायदे में रहेंगे। जो दूसरा, जो हाई सॉल्ट इंटेक है हमारा, वो भी एक कारण है जो हाई ब्लड प्रेशर। ये बच्चों के लिए तो एक वार्निंग सी आप मेरे को जो है आप बता ही दीजिए ताकि समझा सके। जो फास्ट फूड है उसको लेकर के, उसमें तो सॉल्टेड ही ज़्यादा मेरे ख्याल से। हाँ, सॉल्टेड दो प्रॉब्लम है उसमें, जो फास्ट फूड है उसमें। एक तो सॉल्ट इंटेक, उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, जो
ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो उसमें फैट होता है, वो फैट हार्मफुल है सर। जो फ्राइड दोनों ही चीजें दोनों चीज़ें हैं। इंडियंस हमारे जो कंट्री का जो सॉल्ट इंटेक है, जो क्वांटिटी है, वो भी ज़्यादा है, तो वो भी एक मेजर कारण है ब्लड प्रेशर का। और स्ट्रेस तो आज का। और घी का उतना रोल मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, तो नमक, और मैं कुछ अपने लिए भी पूछ ही लेता हूँ जो है तो ज़्यादा ये नमक और जो उसमें जो वसा है उसका, वो ज़्यादा उसका जो रोल है। स्ट्रेस है। दूसरा हमारी फिजिकल जो इनएक्टिविटी है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है नहीं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है। सवालों की लंबी सूची होती है। विश्व हृदय दिवस पर आपने हमसे बातचीत की, आपका आभार। लेकिन कुछ ऐसा रह गया हो जो हम नहीं पूछ पाए हो और आप बताना चाहें इस दिवस पर हमारे दर्शकों को, आपका स्वागत है। बताइएगा जो कुछ रह गया हो इम्पोर्टेंट जो हम नहीं पूछ पाए हो, वो भी आप बता दीजिए। जो नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग अपना हृदय का, अपने जीवन लाइफस्टाइल को ऐसा मेंटेन करें कि आपका हृदय स्वस्थ हो, अच्छा हो। बीमारी तो सबको आना है, बट वो बीमारी आए आपके अपने उम्र के अनुसार आए। जो नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल एजिंग के अकॉर्डिंग जो बीमारी आती है, वो एक्सेप्टेबल है। और बिफोर टाइम अगर आ रहा है तो उसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसको लाने में। उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए, सो दैट हम हार्ट एज अ बॉडी, एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छे रहे और अपने नेशन के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दे। जिस क्षेत्र में है, सब लोग अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दे अपने कंट्री को बढ़ाने के लिए। जी दोस्तों, आपने डॉक्टर अभय कुमार की बातें सुनी। अगर आप हृदय रोगी नहीं भी हैं तो हृदय रोग से बचने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप व्यायाम करेंगे, अच्छी दिनचर्या रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पहुँचे।